हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष पचवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 पार्ट 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट वी आर लर्न टुडे। तो आज हम 4 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट नोट ऑन डेमोक्रेसी, व्हाट इज एडल्ट सफरेज, शॉर्ट नोट ऑन सोशलिस्ट एंड एक्सप्लेन अबाउट द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के बारे में, सोशलिस्ट के बारे में, एडल्ट सफरेज और डेमोक्रेसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ने की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। कौन चलाता है देश को? लोग चलाते हैं। ओके, डेमोक्रेसी द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोस। तो ये कौन से ग्रीक वर्ड से आया हुआ है? डेमोस। ग्रीक एक तरह की लैंग्वेज है जिसमें एक डेमोस वर्ड है। ओके, डेमोस का मीनिंग होता है पीपल और दूसरा वर्ड है क्रेटोस जिसका मतलब है पावर। तो डेमोस और क्रेटोस इन दोनों का मिला के, इन दोनों का एडिशन करके हमें वर्ड मिला है डेमोक्रेसी। और इसका मतलब क्या होता है? पीपल और पावर। मतलब पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है। लोग इसको चलाने की कोशिश करते हैं। कंट्रीज पावर इज नॉट विद इन अ ग्रुप ऑफ द पीपल। पूरे कंट्री की पावर कुछ लोगों के हाथ में नहीं होती। इंस्टेड ऑफ इट इज विद इन द पीपल ऑफ द कंट्री। पर जो कंट्री की जो पूरी पावर किसके पास होती है? हिंदुस्तान के या फिर किसी भी कंट्री के सब लोगों के पास इक्वल पावर होती है। डेमोक्रेटिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज सच एन अरेंजमेंट इन विच देयर इज अ इक्वल जस्टिस। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट होता है वो किस तरह से होता है कि यहाँ के लोगों को सही तरह से इक्वल जस्टिस, इक्वल न्याय मिले। कैसा न्याय? चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या फिर पॉलिटिकली हो। हैविंग इक्वल राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। आप अगर वोटिंग में खड़ा रहना चाहते हो तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, एक एज लिमिट होती है। वो आपको एज लिमिट और क्राइटेरिया को जो है ध्यान में नजर रख के आप वोटिंग में खड़े रह सकते हो। बट किसी भी काम के लिए आपके पास इक्वल राइट्स है। जितने राइट्स इंडिया के या फिर किसी भी कंट्री के लोगों के इक्वल होते हैं, जितने राइट्स किसी और को मिलते हैं इतने ही राइट्स आपको भी मिलते हैं डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेमोक्रेसी मींस बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से ही। ओके, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो ये डेमोक्रेसी किसके लिए होती है? लोगों के लिए। वहां के लोगों के लिए ही एक नियम बनाए जाते हैं कि वो लोग कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे क्या खाएंगे पिएंगे वगैरह वगैरह। कोई भी टॉपिक, कैसे लॉ होते हैं, किस तरह से आपको रहना है, ये सारे नियम। फॉर द पीपल मतलब लोगों के द्वारा। ओके, वही बनाते हैं खुद के लिए नियम। एंड ऑफ द पीपल कि लोग ही उसे मैनेज कर सकें। मतलब मैनेजमेंट भी आपका है, नियम भी आपके हैं और नियम भी आपके लिए ही है। ओके, देन नेक्स्ट, इन डेमोक्रेटिक इंडिया पीपल इलेक्ट देयर लीडर थ्रू देयर चॉइस। अब यहाँ पे अपना जो लीडर है खुद से चॉइस कर सकते हो बाय कास्टिंग वोट। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से किसी इंसान को वोट दे सकते हो जो भी वोटिंग में खड़ा है। अगर आपको सही लगे तो आप उसे वोट कर सकते हो, या फिर अगर आपको गलत लग रहा है तो आप उसको वोट ना करें। आप अपना लीडर जो है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव है उसको खुद से चुन सकते हो। और वो लीडर कहां बनेगा? पार्लियामेंट में जाएगा आपकी तरफ से और आपके लिए न्याय मांगेगा, लड़ेगा या फिर आपके लिए अलग अलग नियम भी बनाएगा। Thereafter assuming the post of the प्राइम मिनिस्टर। और इस तरह से एक एक करके आप जिसको सिलेक्ट करते हो वो अपने ऊपर वाले को सिलेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मिलकर मानो एक इंसान को सिलेक्ट किया किसी भी एक एरिया में। वैसे ही सारे एरिया के लीडर्स मिलकर किसी एक इंसान को चुनते हैं, फिर वो लोग मिलकर किसी एक को चुनते हैं। इस तरह से हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम, ऐसी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एग्जीक्यूटिव डू नॉट हैव एन एब्सोल्यूट पावर। अब देखो यहां पे है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन्स होते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाल दी है, उसको आप देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लोग होते हैं। सबसे पहला होता है लेजिस्लेटर, जिनका काम होता है नियम बनाना, मेक द लॉ। फिर होता है एग्जीक्यूटिव, जो क्या करता है? लॉ को अप्लाई करता है, लोगों को बताता है कि आपको इस लॉ को फॉलो करना है। एंड सबसे लास्ट में होता है ज्यूडिशरी, पनिश द पर्सन हु ब्रेक द लॉ। जो भी इंसान नियमों को तोड़ता है उसे पनिश करने का काम किसका होता है? ज्यूडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो भी पढ़ेंगे चैप्टर 8, 9, 10 में, वो होगा लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के बारे में।
और 11 में जब पढ़ेंगे तो वो होगा जुडिशरी के बारे में, जो डिटेल में हम देखेंगे यहाँ पे। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल दी है कि लेजिस्लेटर में कौन कौन होता है, एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होता है और जुडिशरी में क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास पूरी पावर नहीं होती, क्योंकि वो लोग सिर्फ लॉ को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। वैसे लेजिस्लेटर के पास भी पूरी पावर नहीं होती, उन लोगों का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ नियमों को बनाना, मेकिंग अ लॉ। और वैसे जुडिशरी के पास भी पूरी पावर नहीं होती, उनका काम क्या होता है, सिर्फ पनिश करना लोगों को। और वो चाहे तो थोड़े बहुत लॉ में चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देयर आर गिवन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट। यहाँ पे जिसको भी आप सिलेक्ट करते हो उसका टाइम लिमिट होता है कितने साल का, 5 साल का। सिमिलरली द वोटर इलेक्ट स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। आप वोटिंग करके स्टेट लेवल पे भी सीएम को चुन सकते हो और लोकल गवर्नमेंट में भी लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो। ये गवर्नमेंट की पूरी प्रोसीजर है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु पजेस रिक्वायर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन एलिजिबिलिटी। आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी तरह के नियमों का काम करो, बट उसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है, जो लिमिटेशंस होती है इलेक्शन में खड़े रहने की, वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। ईच इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज एन 5 ईयर ऑफ टेंडर। जिसको भी आप सिलेक्ट करो वो कितने साल के लिए बनता है, आपका लीडर 5 साल के लिए। दिस गवर्नमेंट वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी गवर्नमेंट चलेगी किसके अंडर में चलेगी, कुछ नियमों के अंडर में चलेगी। वो मन चाहे ऐसा काम नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ नियम है, उसको फॉलो करके ही वो आगे बढ़ेगी। और ऐसी गवर्नमेंट जो 5 साल के लिए सिलेक्ट होकर आती है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, जिसका भी रूलिंग चलता हो, चाहे स्टेट में चलता हो या फिर सेंट्रल में, ओके, उसे हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिमेंबर एग्जाम में आता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसे कहते हैं, ऐसी गवर्नमेंट जिसको हमने सिलेक्ट किया हो और 5 साल तक संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को फॉलो करता हो, ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी। लिबर्टी हमने देख लिया, आगे ये वर्ड्स के मीनिंग हमने पढ़ लिए। इक्वालिटी एंड फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारे पे और एकता पे और एक दूसरे पे भरोसे पे चलती है गवर्नमेंट। एंड कंटिन्यूअसली वर्क टू अचीव द गोल। और गवर्नमेंट के भी अलग अलग गोल होते हैं, जैसे कि गरीबी हटाना, लोगों को काम देना, अच्छा पानी प्रोवाइड करना, अच्छा फूड प्रोवाइड करना, अच्छा एजुकेशन देना। तो ऐसे गवर्नमेंट के जो कुछ गोल्स होते हैं, वो गोल कौन अचीव करता है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो। सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया रेंडर्स अ फंडामेंटल राइट। अब आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप डेमोक्रेटिक अपनाते हो, जैसे इंडिया ने अपनाया है, तो हमें कौन सी चीजें मिलेंगी, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स। इसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्शन, अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो तो आपको कौन से नियमों का पालन करना है। पार्लियामेंट किस तरह से काम करेगी, पार्लियामेंट में मेंबर कितने होंगे, असेंबली में मेंबर कितने होंगे। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जस्टिस, आपको बिना भेदभाव के और बिना किसी के पक्षपात के न्याय मिले। आप यहाँ पे जो वोट कर रहे हो, वोटिंग की जो इलेक्शन मीटिंग कमीशन हो वो अलग से हो, ताकि कोई वोटिंग में गफला ना करे। ओके, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग कहाँ देखेंगे, डेमोक्रेटिक में। तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वहां पे आपको ये सारे राइट्स मिलेंगे। क्लियर है। तो ये शॉर्ट नोट थी जो एग्जाम में 3 मार्क में आ सकती है। तो डोंट फॉरगेट, ये बहुत ही इजी है, इसको आप लाइन बाय लाइन भी लर्न कर सकते हो। हालांकि ये डाइजेस्ट और टेक्स्ट बुक से थोड़ी डिफरेंट ली है मैंने, तो इसको लिखने की कोशिश करें, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा इजी भी रहेगा और डैम श्योर आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। सेकंड अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मीनिंग क्या है। एडल्ट सफरेज मीन द सिटीजन, ऐसा कोई भी सिटीजन या फिर ऐसा कोई इंसान जो उस कंट्री में रहता हो जन्म से ही। ओके, सिटीजन। अब वो 18 ईयर ऑफ एज, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। कैन कास्ट हिज हर वोट वंस चॉइस लीडर, ऐसा इंसान, ऐसा सिटीजन जो इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में रहता हो, मतलब अगर वो मानो यूएसए में रहता हो तो वो यूएसए के सिटीजन है, अगर वो इंडिया में रहता है तो वो इंडिया का सिटीजन है। ओके, ये डेफिनेशन है डेडिकेटेड टू द एडल्ट सफरेज, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो। वो कोई भी लड़का या लड़की जो अपने मन से किसी एक को चुन सकता है। कैसे चुनेगा, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग, बिना किसी भेदभाव के। कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, लैंग्वेज, जेंडर, एजुकेशन एंड इनकम। अब बिना किसी के जात पात या बिना किसी काले गोरे या फिर मेल फीमेल, एजुकेशन, ऊंच नीच के भेदभाव के बिना
किसी भी इंसान को चुनोगे, आप ऐसे सिलेक्ट नहीं करोगे कि मानो ये हिंदू है तो ये मेरा फ्रेंड है, ये मुसलमान है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा लिखा है, ये ज्यादा रीच है तो अच्छा काम करेगा, ये पुअर है तो काम नहीं करेगा। तो ऐसे बिना किसी भेदभाव को आपको क्या करना है, किसी एक इंसान को सिलेक्ट करना है। बट इट इज एसेंशियल दैट द सिटीजन आर एनलिस्टेड इन द इलेक्ट्रिकल लिस्ट। बट ये बहुत ही जरूरी है कि जो भी इंसान, जो भी सिटीजन वोट करना चाहता हो, उसका नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है, सर हमारा नाम वोटिंग लिस्ट में कब आएगा? तो अगर आप इंडिया में जन्म लिया है, आपका बॉर्न अगर इंडिया में है, तो आपका जो बॉर्न सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो गवर्नमेंट के पास होता है। जब आपकी एज 18 प्लस हो जाती है तो गवर्नमेंट खुद से आपके घर आके आपको इलेक्शन आईडी देती है और आपका नाम जो है इलेक्शन लिस्ट में ऐड करती है। ये हो गया फर्स्ट प्रोसीजर। सेकंड में जब आपको लगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है या फिर उनकी तरफ से कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई नहीं आया, तो आप खुद से जाकर इलेक्शन आईडी बनवा सकते हैं अपनी बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ देकर। ओके, तो आपको आज अब इलेक्शन आईडी मिलेगा तो आपका नाम भी इलेक्शन लिस्ट में ज्वाइन हो जाएगा और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। इसे हम कहते हैं एडल्ट सफरेज। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है 1 मार्क में, सो डोंट फॉरगेट। सेकंड अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्ट नोट ऑन सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को कहा जाता है सामाजिक। अब सोशलिस्ट किसे कहते हैं, सामाजिक किसे कहते हैं? तो ऐसा काम जहां पे समाज में सबको इक्वल माना जाता हो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या फिर क्रिश्चियन हो, बिना किसी भेदभाव के दोनों में एकता देखी जाती हो, समानता देखी जाती हो, आपको कोई फोर्स ना करे किसी भी धर्म को अपनाने में। अब ये चेंजेस कब लाए गए? तो इन 1976, ये चीज हमने आगे पढ़ी, 1976 में 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, मतलब 42 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे और सोशलिस्ट नाम का जो वर्ड है वो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में। 42 अमेंडमेंट में ये सोशलिस्ट जो वर्ड है वो ऐड किया गया था। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शो द सोशल रिवॉल्यूशन। अगर देखा जाए तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जो भी नियम है वो हमें सामाजिक तत्वों से अलग रखते हैं, भेदभाव नहीं दर्शाते कि आप अगर हिंदू हो या मुसलमान हो तो आप पार्टी रच सकते हो, आप इंडिया के हो या फिर इंडिया के बाहर के हो, ऐसा किसी भी तरह का भेदभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बट उसके बावजूद ये वर्ड ऐड किया गया, क्यों? विच ब्रॉट द सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी। जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से ही हमें इकोनॉमिकली और सोशली इक्वालिटी तो मिलती रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कंट्री है वो कैसा है, वेलफेयर स्टेट है, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न डायरेक्ट सोशल। अब हमने ये सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया 42 अमेंडमेंट एक्ट में, ओके, ये किस किस के रिलेटेड था? सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इक्वालिटी देने के रिलेटेड था। इंडिया का कोई भी सिटीजन हो वो प्रियम्बल के अकॉर्डिंग सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इक्वल है। आप चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान, आप चाहे रीच हो या फिर आप पुअर, आप चाहे ब्लैक हो या व्हाइट, ओके, आप चाहे विलेज से बिलोंग करते हो या किसी सिटी से बिलोंग करते हो, आप सब कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में कैसे हो, इक्वल। आपको न्याय कैसा मिलेगा? इक्वल। आपको कोई बिजनेस करना है, किसी सिटी में सेट होना है, आपको किसी कंपनी में जॉब करनी है, आप गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हो, आप सब कैसे हो? इक्वल। सो इट इज नाउ रिगार्ड एज अ प्राइम फीचर ऑफ द स्टेट। इसीलिए ये जो फीचर है सोशलिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम सब कैसे हैं? एक हैं। इट रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट इंडिया इज कमिटेड टू द सिक्योर। यहाँ पे तुम्हें सिक्योरिटी मिलती है, आप चाहे तो अपना धर्म बदल सकते हो, आप चाहे तो किसी और धर्म के बारे में सीख सकते हो, आप मस्जिद में जा सकते हो, आप चर्च में जा सकते हो, आप मंदिर में जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि आपको और कोई भी जो धर्म आप अपनाना चाहते हो उसके कुछ नियम जो होते हैं आपको उसको अपनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में आप सिक्योर हो, सोशली, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली। आपका अगर कोई फ्रेंड बिजनेस कर रहा है और अगर आप वही बिजनेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको इक्वल राइट है। अगर आप पीएम बनना चाहते हो, सीएम बनना चाहते हो, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आप सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल राइट से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे इंडिया में सारे लोगों को न्याय कैसा मिलता है? इक्वली मिलता है। ऐसा ये वर्ड में ऐड किया गया था। इंडिया स्टैंड फॉर एबोलाइजिंग ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। यहाँ पे ये जो इंडिया है वो किसके लिए खड़ा होता है कि आपको किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन हो,
किसी भी तरह का शोषण हो उससे आपको बचाया जाए। साथ ही साथ आपको इक्वल चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाए, आपको इनकम अच्छी मिले, आपको सारे रिसोर्स चाहे नेचुरल रिसोर्स हो वो इक्वल मिले, और आपकी संपत्ति भी हो वो आप चाहे इतनी मेहनत करके बढ़ा सकते हो। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एयर, वाटर, सनलाइट, नेचुरल जो चीजें हैं उनको इक्वली बांटा जाता है। आप कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, आपको कोई भी बिना भेदभाव के इक्वल हेल्प करेगा, आपको कोई भी भेदभाव वहां पे दिखाई नहीं देगा। ये जो वर्ड है सोशलिस्ट था। एनी वन पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट हैव एन पावर। इंडिया में किसी एक पर्सन के पास पूरी पावर नहीं है। ओवरऑल एसेट इंस्टेड ऑफ एवरीवन शुड हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। किसी एक को छोड़ के सबके पास थोड़ी 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 पावर है। ओके, मानो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में है, कोई बिल्डिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है, ओके, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में है, कोई क्लीननेस डिपार्टमेंट में है, कोई हाइजीन डिपार्टमेंट में है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो हर एक इंसान अलग अलग डिपार्टमेंट में है और उनको अलग अलग इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। ओके, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग इक्वल फैसिलिटीज एंड प्रोविजंस फॉर सोसाइटी। अब चाहे तो किसी भी सोसाइटी में रह सकते हो, कहीं पे भी जाकर रह सकते हो। एंड thereby eliminating the discrimination of rich and poor। आपको जहां से ऊंच नीच के भेदभाव से परे रखा जाता है, दूर रखा जाता है। ये हमारी शॉर्ट नोट थी आज की सोशलिस्ट। ओके, therefore we can say that Constitution of India is a socialist document। इसी वजह से इंडिया को क्या कहा जाता है? सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट है। अब आता है हमारे सेक्युलरिज्म पे। सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या है? मतलब कि धर्मनिरपेक्ष। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्मनिरपेक्ष? मतलब कि इंडिया जो है किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं रखता। ओके, आप चाहे बुद्ध हो, जैन हो, क्रिस्ती हो, पंजाबी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ओके, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ओके, आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। आप सब लोग कैसे हो? इक्वल हो, आपके पास इक्वल राइट्स है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है इंडिया का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और उन सबको इक्वल राइट है। वो चाहे तो अपने धर्म को अपना सकते हैं, किसी और धर्म को अपना सकते हैं और उनके नियमों को पढ़ और समझ सकते हैं। सिमिलरली सोशलिस्ट की तरह ये वर्ड कब ऐड किया गया? तो 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया, सेक्युलर वर्ड को। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया कैन नेवर बिकम अ वन पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नियमों के अकॉर्डिंग इंडिया का कोई एक धर्म नहीं है, पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया से आपको क्या याद आ रहा है? हिंदू। तो इंडिया से आपको सिर्फ ऐसा याद नहीं आ रहा कि हिंदू, या फिर अगर हम बोले जैसे कि हम बात करें पाकिस्तान, तो इसको इस कंट्री का नाम सुनते आपको कौन सा धर्म याद आता है? तो इस्लाम। तो यस, पाकिस्तान का धर्म है इस्लाम, बट इंडिया का कोई धर्म नहीं है। इंडिया सिर्फ हिंदू धर्म नहीं है, यहाँ पे बहुत अलग अलग धर्म के लोग भी आपको मिलेंगे। इसी में अगर हम बात करें, द कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व एनी सेक्युलर एक्टिविटी विद रिलीजियस एक्टिविटी। यहाँ पे कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी नहीं की जाती है, फिर ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो किसी एक धर्म को प्रमोट करता हो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो हिंदू है तो वो सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए अच्छा करेगा, या मुसलमान है तो फिर मुसलमान धर्म के लिए अच्छा करेगा, या फिर कोई क्रिस्ती है तो क्राइस्ट धर्म के लिए अच्छा करेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सिटीजन है, यहाँ पे कंट्री के लोगों को इक्वल फ्रीडम है, वो चाहे वो धर्म को अपना सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। द कंट्री कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अ सिटीजन और रिलीजियस बेसिस। हमारी कंट्री में कोई भी तरह के जो इंसान है, जितने भी लोग, उनके बीच में कोई भी तरह का भेदभाव दिखाई नहीं देता। यहाँ पे आप जॉब लेने जाते हो तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में जाते हो तो भी आपको इक्वल राइट्स मिलते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इन दिस वे सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फाउंडेशन एंड मैंडेटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कहा जाता है जो सेक्युलरिज्म है वो हमारा बेसिक फाउंडेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि यही एक फीचर है जो हमारे इंडिया को एक बनाए रखता है, इंडिया को हमेशा जोड़े रखता है। और यही है इंडिया की सबसे बड़ी स्पेशलिटी। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग होने के बावजूद लोगों में एक अच्छी यूनिटी देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा चीज को अडॉप्ट किया है? तो सर्वधर्म समदृष्टि। हमारे आंखों की नजर में सारे धर्म सेम है, एंड सर्वधर्म समभाव। यहाँ पे हर धर्म के लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन।
सो नो पर्टिकुलर रिलीजन वुड बी इनकरेज इन एनी स्टेट। तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी धर्म को, किसी पर्टिकुलर चीजों को प्रमोट नहीं किया जाता। देयर इज अ नो प्रोहिबिटेशन ऑफ एनी सिटीजन ऑफ प्रोपोगेट हिज रिलीजियस। कोई भी इंसान, कोई भी औरत या धर्म मर्द या कोई भी तरह का लोग, कोई भी इंसान क्यों ना हो, बिना किसी चीज में आप किसी भी धर्म में भरोसा रख सकते हो, भेदभाव के बिना आप उस चीज को एडॉप्ट कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।